एवरीवन अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का इस वॉरियर सेशन के रिवीजन लेक्चर में, समरी लेक्चर में प्रिसाइसली। मैं आप लोगों को रिकॉल कराने वाला हूं जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से प्रॉस का जो सेक्शन हम लोगों ने कवर किया था, उस लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए थे उनकी एक शॉर्ट रिवीजन, एक शॉर्ट समरी आप लोगों को देने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं, चलिए फटाफट से। कौन कौन से टॉपिक्स थे? तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे, उसमें लगभग 9 टॉपिक्स आप मान के चल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बारी बारी से फटाफट से इन सबको। सबसे पहला लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड जो है वो जेएल फ्यूंटिस साहब ने लिखा है और लेसन बेस्ड है फेथ पर, भरोसे की ताकत पर, स्पेशली फेथ ऑन गॉड। अगर आप लोगों का भरोसा अड़ेग है भगवान पर तो आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। ये बेसिकली इस लेसन का थीम है। एक अनक्वेश्चनिंग फेथ होना चाहिए आपका ईश्वर पर, अनक्वेश्चनिंग फेथ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कुछ भी गोल सेट करते हैं अपने लिए वो आप अचीव कर सकते हैं। और इस स्टोरी में आप पाते हैं कि कैसा किसान जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है वो ऐसे ही भरोसा भगवान पर रखता है और मदद के लिए एक लेटर भेजता है और उसको जवाब भी आता है, चाहे वो डायरेक्टली भगवान से ना आता हो, लेकिन मुझे लगता है उसका फेथ जो है वो जरूर सार्थक हो जाता है यहां पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला साहब की ऑटोबायोग्राफी से आपको दिया गया है और नरेट करता है काफी सारे इंस्टेंसेस। एक बहुत ही बड़ा लेसन है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक 5 स्टार टॉपिक है। मतलब आप इसको मान सकते हैं कि इससे शॉर्ट क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आप लकी रहे तो 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आप कर पाएंगे। होता क्या है इस टॉपिक में, मंडेला साहब 1994 10 मई को जिस दिन प्रेसिडेंट बने और साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का सिस्टम खत्म हुआ और एक नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, उस दिन के जो इवेंट्स हैं सबसे पहले उसको रिकॉल करते हैं, अपनी शपथ को याद करते हैं। शपथ समारोह के दौरान बहुत सारे लोग जो इकट्ठा होते हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज, उनको शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ ये भी हाईलाइट करते हैं कि कैसे इनके जो मिलिट्री जनरल्स वगैरह होते हैं उनका एटीट्यूड बदल जाता है इनकी तरफ। कुछ टाइम पहले वो उनको अरेस्ट कर सकते थे मंडेला साहब को, आज वो उनको सल्यूट कर रहे हैं, तो ये चेंज इन एटीट्यूड पॉइंट आउट करते हैं। साथ साथ इसी प्लेज के समय पर और कौन कौन से आसपास इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एयर शो होता है जिसमें बहुत सारे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स वगैरह बहुत सारे हवाई करतब करके दिखाते हैं इनको, एक शेवरॉन छोड़ते हैं साउथ अफ्रीकन फ्लैग का। तो इन सारे इवेंट्स को याद करते हैं। उसके बाद वो याद करते हैं उन साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स, देशभक्तों को, जिनकी वजह से आजादी फाइनली इनको मिली। बहुत सारे देशभक्तों का कलेक्शन अपने आप को बताते हैं, एक्यूमुलेशन अपने आप को बताते हैं। ठीक है, उन सबको याद करते हुए ये पॉइंट आउट करते हैं कि करेज का असली मतलब क्या होता है, बहादुरी असल मायने में क्या होती है, इसको ये याद करते हैं। और आप लोगों को बताते हैं कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि करेज या बहादुर वो है जिसको डर ही ना लगे। बहादुर वो है जिसको डर लगने के बावजूद वो अपनी इस डर के ऊपर जीत पाले। ये आप लोगों को पॉइंट आउट करते हैं। फिर वो पॉइंट आउट करते हैं कि लव जो है ना, लव की जो भावना है वो हमारे अंदर इनहेरेंट होती है, बचपन से होती है, नेचुरली होती है। हेट करना हम लोगों को सिखाया जाता है, तो अगर हेटेड सिखाया जा सकता है तो प्यार की भावना तो डेवलप की ही जा सकती है लोगों के अंदर। उसके बाद जो टुवर्ड्स द एंड वाला जो पार्ट है लेसन, वो बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे बचपन में उनके लिए आजादी का मतलब अलग था, फिर जब वो बड़े हुए एज अ स्टूडेंट वो थे तब उनके लिए आजादी का मतलब अलग था, और जब वो फाइनली एक यंग मैन की तरह डेवलप हुए और पहुंचे जोहान्सबर्ग, तब उनको रियलाइज हुआ कि असल मायने में तो वो आजाद थे ही नहीं। जो भी उनका कॉन्सेप्ट था बचपन में आजादी का, वो एक इल्यूजन था, वो एक धोखा था। और इसी वक्त पर वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और आजादी की लड़ाई में कूद पड़ते हैं, और उसकी वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल कंप्लीटली बदल जाती है। बेसिकली इन सारे इवेंट्स को, साथ साथ इनके देश पर क्या क्या एट्रोसिटीज कमिट की गई ड्यूरिंग द अपार्थाइड पीरियड, और फ्रीडम, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल इनका रहा, इसमें क्या क्या उन्होंने फेस करा, इसको आपको पॉइंट आउट करते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। मेरी सलाह है कि आप इस चैप्टर को एक बार नोट्स की हेल्प से जरूर रिकॉल कर लीजिएगा जो मैंने वॉरियर में कराए। साथ साथ इसके पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो इससे पूछे गए वो मैंने काफी सारे कवर कराए हैं इस लेक्चर के साथ। डू गो एंड चेक देम आउट वंस जरूर। हाँ, मूव ऑन करते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, जिसमें ये जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, ये ही आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट, बेसिकली नाम यहीं से उठाया गया है। स्टोरी का थीम जो है वो बहुत ही सिंपल है कि हमारे फर्स्ट टाइम एडवेंचर्स जो होते हैं, अक्सर ऐसी चीज जो हमने फर्स्ट टाइम करी हो कभी, तो उनको करने में बहुत डर लगता है, साथ साथ बहुत ही प्रॉब्लम आती है उनको, उन फियर्स को ओवरकम करने में जो हमको बचपन में लगते हैं। तो कैसे एक इंसान सेल्फ बिलीव करके अपने पर भरोसा रखे और कैसे वो अचीव करता है अपना गोल, कैसे वो अचीव करता है ऐसी चीज जो
बहुत ही मुश्किल लग रही होती है शुरुआत में, ये बेसिक थीम है। दूसरा जो थीम है इसका, सब थीम है लेसन का, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिलियल बॉन्ड्स। आपकी फैमिली के साथ जो आपके बॉन्ड्स हैं और जो सपोर्ट वो आपको प्रोवाइड करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये भी आपको ये हाईलाइट करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक है द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे पर्सनली बहुत मजेदार लगती है स्टोरी। इस स्टोरी में होता क्या है कि एक जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि एक पायलट जो होता है वो इंग्लैंड पहुंचना चाहता है अपनी फैमिली के पास, एंड ही वांट्स टू एंजॉय बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इसी वजह से वो अपने जहाज को एक आंधी, एक तूफान में, जो कि बहुत खतरनाक सा तूफान होता है, उसमें घुसा देता है, ओल्ड डकोटा को, जिसके बाद उसकी फ्लाइट, वो जो जहाज है उसका, वो लगभग ऐसी सिचुएशन में आता है कि वो खो जाता है, लॉस्ट इन द स्टॉर्म होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स काम करने बंद कर देते हैं। तो बेसिक थीम जो स्टोरी का है वो ये है कि हम लोग कई बार बहुत ज्यादा कंसिडरेशन नहीं करते हैं चीजों के ऊपर, बट उनको जस्ट अ मैटर ऑफ चांस पर छोड़ देते हैं और डिसाइड कर लेते हैं चीजों को अपनी चॉइसेस के बेसिस पे। जैसे ये इंसान था, इसकी इच्छा थी कि मैं बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूं जाकर, इसके बेसिस पर इसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, अपनी जान को खतरे में डाला, एक पूरे जहाज को खतरे में डाला। ये नहीं करना चाहिए बेसिकली, ये आपको ऐसी बात बताता है। बट इन दोनों स्टोरीज का, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन, दोनों स्टोरीज आपकी जो हमारे लिए ह्यूमंस के लिए एक इन्फैचुएशन रहा है शुरू से उड़ने का, और हम लोगों ने फाइनली ऐसे मेजर्स भी डेवलप कर लिए उड़ने के। उन दोनों, ये जो फ्लाइट से रिलेटेड हमारा इन्फैचुएशन एक है, हमारा जो अटैचमेंट है ह्यूमंस का, इन दोनों को हाईलाइट करता है, और क्या थ्रिल होता है उड़ने का, क्या आनंद होता है, बेसिकली इन दोनों चीजों को ये स्टोरीज हाईलाइट करती हैं। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो है माफ करिए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एक एक्सट्रैक्ट है इसी बच्ची, एन फ्रैंक नाम की बच्ची की जो पर्सनल डायरी है, उसको पब्लिश किया गया था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से, उससे एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है। स्टोरी का जो थीम है वो इस बात के ऊपर बेस्ड है कि हम लोग एडोलेसेंट ईयर्स में, यानी कि जो बचपना होता है, उसमें काफी सारे थॉट्स हमारे ख्याल दिमाग में ऐसे आते हैं जो कि हम लोग को लगता है कि हम बहुत अकेले हैं या आइसोलेटेड हैं, जैसा कि इस स्टोरी में भी बच्ची महसूस करती है, और इसीलिए एक डायरी को रखती है लिखने के लिए। साथ साथ स्टोरीज जो है वो ये भी हाईलाइट करती है कि कैसे एक बहुत ही डिफिकल्ट समय में बच्ची बहुत ही मैच्योर तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करती अपनी डायरी में, रादर अपने डेली एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करती है स्कूल में। साथ साथ ये भी दिखता है कि कैसे जब इनके टीचर इनको एक ऐसे देते हैं लिखने के लिए, तो ये कितना मैच्योर तरीके से, एक बहुत ही समझदार सिंसियर तरीके से उस होमवर्क को लिखती हैं, जहां पर ये रैम्बल ऑन कर सकती थी, जहां पर ये अपने काम में गड़बड़ कर सकती थी, लेकिन ये बहुत ही मैच्योरिटी के साथ उस ऐसे में ये लिखती हैं कि जरूरत क्या है बातचीत करने की। जब दोबारा ऐसे दिया जाता है तो दोबारा फिर सिंसियरली उस पर एक्ट करती हैं, और फाइनली जब तीसरी बार दिया जाता है, जब इनके आइडियाज भी खत्म हो चुके होते हैं, तब भी वो एक फ्रेंड की हेल्प की मदद से एक पोम लिख देती हैं, जिससे इनके टीचर मिस्टर कीजिंग को फाइनली रियलाइज होता है कि जो एन है वो एक बहुत ही समझदार लड़की हैं, और साथ साथ उनको ये महसूस आता है कि स्टूडेंट का ट्रेट होता है बातचीत करने का, इसके लिए उनको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। सो इट शोज कि कैसे एक लड़की पोलाइटली अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी मैच्योरिटी के साथ एक बड़े अच्छे तरीके से अपने टीचर को इतना समझा पाती है, एक जरूरी बात, एक जरूरी सबक सिखा पाती है। ठीक है, ये सीखने वाली बात है इससे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टोरी है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है, इसमें आपको 3 जगह, हिंदुस्तान की 3 जगहों के बारे में झलकियां दी गई है। सबसे पहला है इसमें गोवा, अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग, और तीसरा है टी फ्रॉम असम। ये 3 टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। ये तीनों टॉपिक्स जो है बच्चे, उनको एक एक बारी बारी करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है ये जो बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें आपको बताया गया है कि गोवन हाउसेज में ट्रेडिशनल जो बेकर था, जैसे हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो हमारे यहाँ हलवाई जो होता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। स्वीट्स जो होते हैं वो बहुत जोरी होते हैं हर एक इंडियन वेडिंग में, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में। इसी तरीके से गोवा में जो पुराना कल्चर था, जब पोर्चुगीज यहां पर राज किया करते थे, और कुछ हद तक अभी भी, बेकर बहुत जोरी होता था, और उसका जो ब्रेड था, जो लोव्स ऑफ ब्रेड वो बेक करता था, वो स्पेसिफिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता था, क्योंकि लगभग हर दावत में, हर फेस्टिविटी में उस लोफ ऑफ ब्रेड का कोई ना कोई काम आता था बेसिकली। तो आपको यह बताया गया है कि क्या इंपॉर्टेंस थी ट्रेडिशनल गोवन बेकर की गोवा में पुराने समय में। दूसरा ये बताया गया है कि आपको ये जो गोवन बेकर था, इसका नाम, इसको पेडर बुलाया जाता था, और एक पेडर कैसे बड़ा अच्छा साथी, कंपेनियन भी हुआ करता था, दोस्त भी हुआ करता था, जितने भी लोग वहां पर अक्सर थे गोवा में उनका। उसके आने का तरीका क्या था, किस तरह के कपड़े वो पहनता था, कैसे वो अपने अकाउंट्स मैनेज करता था, और कैसे ये बिजनेस जो था बेकरी का एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था उस समय में गोवा के अंदर, ये भी आप लोगों को बताया गया है स्टोरी के अंदर।
राइट। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट है इसका वो है कुर्ग। कुर्ग में आप लोग देखते हैं कि कुर्ग एक ऐसी जगह है जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है और हेवन ऑन अर्थ बोला जाता है। यहां पर बहुत सारे स्पाइसेस, टी और कॉफी प्लांटेशंस पाई जाती हैं। इनके बारे में आपको बताया गया। कुर्ग में कौन सा वेदर बहुत अच्छा है घूमने का, ये आपको बताया गया इस लेसन में। साथ साथ ये बताया गया कि इसके अंदर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं। यहाँ के लोगों के बारे में बताया गया कि कैसा यहाँ पे कल्चर है। यहाँ पे बहुत ही ब्रेव, बहादुर लोग हैं, मेन है, ब्यूटीफुल वुमेन है और वेराइटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारी तरह की लाइफ फॉर्म्स यहाँ पर पाई जाती हैं। इट्स अ परफेक्ट प्लेस टू विजिट, ऐसा आप लोगों को एक तरह से बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टी फ्रॉम असम, और इसमें हाईलाइट की गई है कि टी जो है वो एक कितना पुराना एक कितनी पुरानी आई वुड से एक ड्रिंक है जो कि एक समय पर मेडिसिन की तरह ली जाती थी और अब एज अ आप एंटरटेनमेंट ड्रिंक की तरह, बेवरेज की तरह उसको यूज करते हैं। कहां से ओरिजिनेट हुई, चाइना से आई, कैसे चाइनीज बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने जाए, चीनी वगैरह वर्ड्स जो हैं वो भी हमने अपनी भाषा में इनकलकेट कर लिए। इसका ओरिजिनेशन की दो पॉसिबल जो स्टोरीज हैं, जो पॉसिबल लेजेंड्स हैं, कहानियां हैं, उन दोनों के बारे में बताया गया है। साथ साथ ये बताया गया है कि चाय जो है असम के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड टी प्लांटेशन असम के अंदर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर आप पूरी उम्र भी घूमते रहे वहां पर हर रोज एक टी प्लांटेशन में, तो तब भी आप कवर नहीं कर पाएंगे उसको, इतनी सारी टी के बागान है वहां पर, राइट। तो इन शॉर्ट आपको असम जो जगह है और टी की हिस्ट्री के बारे में आपको बताया गया। असम एज अ प्लेस जहां पर टी उगाई जाती है बहुत ज्यादा, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिजबिल द ऑटर। ये मिजबिल द ऑटर है, ये आप लोगों को मैक्सवेल साहब ने एक लेसन लिखा है, गेविन मैक्सवेल ने, और आप लोगों को हाईलाइट करता है कि एक पेट को, एक एनिमल को रादर, जब आप एज अ पेट लेते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिक थीम इसका यही है कि आप किसी भी एनिमल को अगर डोमेस्टिकेट करें तो जरूर पहले जान ले उसके बिहेवियर के बारे में और क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, देन आप उसको एज अ पेट ले। वन, दूसरा ये भी बताया गया इसमें कि जो गेविन मैक्सवेल साहब है उनका कैसा अटैचमेंट है एक एनिमल के साथ। तो बेसिक थीम ये मान सकते हैं कि एक एनिमल का और एक मास्टर का जो अटैचमेंट होता है बहुत ही अच्छा अटैचमेंट होता है। एक ऐसा फिक्सेशन होता है जो कि शायद लाइफ लॉन्ग रहता है किसी इंसान को। कैसे यहाँ पर मिजबिल के साथ अटैचमेंट होता है ऑथर को ये बताया गया। साथ साथ ये बताया गया कि जो ऑटर होता है, ऊद जो होता है, बेसिकली ये जो एनिमल होता है ये कितना इंटेलिजेंट होता है, कैसे ये पानी जो होता है उससे बहुत अटैच होता है। पानी एक कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी इसकी होती है, पानी के साथ खेलना, उसके साथ पूरा खेलकूद करना, अच्छे से उसको छालना गिराना, ऑल दैट। साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो एनिमल है ये बहुत ज्यादा शरारती होता है, इसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें इस स्टोरी के अंदर गेविन मैक्सवेल साहब ने, और ये भी बताया गया है कि कैसे इसका नाम गेविन मैक्सवेल साहब के पीछे ही मैक्सवेल्स ऑटर रख दिया गया। तो इन सारी चीजों का एक कलेक्शन आप इस लेसन को मान सकते हैं, एक मजेदार सा लेसन है, डोमेस्टिकेशन ऑफ पेट्स के ऊपर बेसिकली हाईलाइटेड है। नेक्स्ट है मैडम राइड्स द बस। बहुत ही अच्छा प्यारा लेसन मुझे लगता है आपकी स्टोरीज में सब में। मैडम राइड्स द बस है जो है वो लेसन लिखा है वल्ली कन्नन ने, और वल्ली इसमें एक लड़की होती है, मोस्ट लाइकली एक रियल स्टोरी लगती है मुझे, लेकिन कहीं भी इसका कोई डिटेल्ड अकाउंट दिया नहीं गया कि रियल है कि नहीं है। नॉनदलेस स्टोरी है एक बच्चे की जिज्ञासा के ऊपर। एक 8 साल की बच्ची इसमें अपनी एक जिज्ञासा, एक इच्छा, डिजायर डेवलप करती है और उसको कैसे बहुत ही प्लानिंग के साथ, एक मेटिकुलस प्लानिंग के साथ फाइनली अचीव कर लेती है। तो आपको एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज देती है कि अगर आप कभी भी कोई इच्छा, कोई सपना देखते हैं, तो अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें, एक अच्छे से प्लानिंग करें उसके लिए, तो आप बड़े आराम से उसको अचीव कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको मैसेज देती है। साथ साथ एक और सब थीम है स्टोरी के अंदर कि हम लोग को डेथ को लेके जो हमको मालूम है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसमें काफी फर्क होता है। स्टोरी में आप एक ऐसा पड़ाव देखते हैं जहां पर ये बच्ची बस में जाते हुए देखती है कि गाय जो है वो मरी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि इसको डेथ का कॉन्सेप्ट पहले पता नहीं था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेथ की इस दौरान डेवलप करती है और ये समझती है कि लाइफ में ये सारे इंस्टेंसेस या डेथ जो है वो इनएविटेबल है। साथ साथ ये भी बताया गया स्टोरी के एंड में कि हमारी लाइफ रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट गोज ऑन उसके बावजूद चलती रहती है। एक रिदमिक मूवमेंट जो है हमारी लाइफ की वो कंटिन्यूड रहती है, चाहे जो भी कुछ हो जाए, राइट। तो इन सारे थीम्स के ऊपर ये बेस्ड है, स्पेसिफिकली क्यूरियोसिटी एंड डिटर्मिनेशन, इन दोनों के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं इसका। नेक्स्ट है सर्मन एट बनारस। सर्मन एट बनारस जो है वो एक ऐसा लेसन है जो कि हाईलाइट करता है इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ को, जैसा कि कुछ हद तक पिछले लेसन में भी था। लेकिन ये जो सरमन है, सरमन मतलब होता है धर्मोपदेश, ये दिया गया है गौतम बुद्धा जी के द्वारा जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया।
तो ये वो पहला सरमन है, जो पहला उपदेश, धर्मोपदेश उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद, एनलाइटनमेंट के बाद दिया बनारस के घाट पर, उसके बारे में आपको यहां पर बताया गया है। ये जो लेसन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, जैसा आप जानते हैं। पहले पार्ट में गौतम बुद्ध जी की अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया है, देन एक किस्सा बताया गया है, किस्सा गौतमी को लेके, और इनका जो पहला धर्मोपदेश है उसको लेके। बेसिक थीम है कि लेसन में जो उपदेश देते हैं बुद्धा जी, वो ये बताते हैं आपको कि लाइफ में हमारे जन्म लेने के बाद से हर क्षण हमारे ऊपर मौत का खतरा मंडराता रहता है। डेथ इनएविटेबल है, और डेथ को किसी के अपने नियर डियर के डेथ होने के बाद, गुजर जाने के बाद उस पर ग्रीफ करना, उस पर लेमेंट करना, विलाप करना व्यर्थ है। वो आपको और ज्यादा बीमार करेगा, आपको और ज्यादा सिक करेगा, सफरिंग आपको देगा। अगर आप इस सफरिंग से आजाद होकर शांत होना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड अटेन करना चाहते हैं, तो आपको ये जो एरो है लेमेंटेशन का, जो विलाप का एरो आपके मन में चिपा हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा और कंपोज्ड होना पड़ेगा, शांत होने पड़ेगा। ओनली देन विल यू बी एबल टू अटेन पीस ऑफ माइंड। ये आप लोगों को बताया गया। एक और चीज जो किस्सा गौतमी के किस्से से बताई गई है, वो बताई गई है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, और हम लोग को सिर्फ अपने दुख में खो नहीं जाना चाहिए। हम लोग को समझना चाहिए कि जो मृत्यु का दुख है वो हर एक घर में, हर एक इंसान ने महसूस किया हुआ है, क्योंकि ये दुख यूनिवर्सल है, किसी एक के लिए नहीं है। इसलिए वी शुड नॉट बी सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर ग्रीफ। ठीक है, मूविंग ऑन, द लास्ट लेसन जो कि आपका है, विच इज द प्रपोजल। एंटोन चेखोव ने लिखा, ये प्ले आपका काफी लंबा प्ले है, लेकिन एक बहुत ही मजेदार ह्यूमरस तरीके से उन्होंने ये हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि रईस लोगों की, रिच लोगों की एक मेंटालिटी होती है क्या, कि वो शादी जैसे एक पवित्र इंस्टीट्यूशन में भी, जहां पर हम लोग को ये देखना चाहिए कि दो लोगों की कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, दो लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग या लगाव है कि नहीं है, जहां ये देखना चाहिए, वहां पर भी रिच लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि वो कैसे शादी जैसे इंस्टीट्यूशन में भी फायदा देखें, कैसे वो इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू, इस रिलेशनशिप के थ्रू इसको एक पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप की तरह वो देखते हैं, और अपने एस्टेट्स, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्टोरी में आप पाते हैं एक ऐसा इंसान जो कि 35 इयर्स ओल्ड है, लोमोव, और बीमार कुछ हद तक है कई सारी चीजों में। वो सोचता है कि इस एज में मुझे शादी कर लेनी चाहिए, और वो अपने पड़ोसी जो चुबुको होते हैं उनके पास जाता है उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। चुबुको वैसे खास पसंद नहीं करते हैं इस इंसान को, लेकिन फिर भी वो जैसे ही ये प्रपोज करता है कि भाई मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, बड़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि भाई बहुत रईस आदमी होता है, तो तुरंत मान जाते हैं और बोलते हैं मेरी बेटी तुमसे तुरंत शादी करेगी, मेरी बेटी तो बहुत खुश है, इनफैक्ट तुरंत तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। जब ऐसी बात इनको बोली जाती है, लोगों को तो बहुत एक्साइटेड आता है। फाइनली जब आती हैं नटालिया, जिनका हाथ मांगने के लिए लोमोव जाता है चुबुकोव के पास, तो नटालिया को ये प्रपोज नहीं करता। हाँ, ये उसको दुनिया जहां की सारी बातें कर लेता है, इनफैक्ट 2-3 आर्ग्यूमेंट कर लेता है उससे, एक बहुत एक्सटेंडेड आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट इनके खेतों की ओनरशिप के ऊपर, ऑक्सन मीडोज की ओनरशिप के ऊपर, दूसरा किसका डॉग बेटर है इसके ऊपर, बट प्रपोजल नहीं पुट फॉरवर्ड करता है। सो अगेन ये जो पूरा स्टोरी है, ये रिवॉल्व करा इस बात पे राउंड करती है कि हम लोगों को जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसमें कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए, उसमें एक प्रॉफिटेबल एंगल नहीं देखना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखें। इसके साथ होता है ये लेक्चर, हमारा एक समरी लेक्चर एंड। मैंने आप लोगों को एक बहुत ही शॉर्ट समरी देने की कोशिश करी, जिसमें आप लोगों को ये बताया मैंने कि जो अलग हर लेसन है उसका बेसिक थीम क्या है, या बेसिक मैसेज वो क्या कन्वे करता है, बेसिक आइडिया क्या उसमें कन्वे किया गया है। अगर आप लोग डिटेल में चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो आउट चेक आउट द डिटेल लेक्चर, वो आपको हेल्प करेगा। ये बस एक रिकॉल था, अगर आपने लेक्चर वो देख लिया तो इस लेक्चर पे आपको ये आइडिया लगेगा कि हर एक लेसन में क्या क्या हो रहा था। ठीक है, मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। हैव अ गुड इवनिंग अहेड, बाय बाय, सी यू सून।